हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारे कौटिल्य के कुछ सिद्धांतों के बारे में। देखिए, मैंने कौटिल्य के बेसिक्स उस दिन आपको बता दिए थे कि कौटिल्य क्या थे, कौन थे, कैसे, कहाँ से थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के वे प्रधानमंत्री थे और उनका घनानंद ने उनका अपमान करा था, तो उनका अपमान का बदला भी उन्होंने घनानंद से लेना था। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम है राजा बनाकर और घनानंद को हराकर उन्होंने वो बदला भी ले लिया। और चंद्रगुप्त के रूप में एक राजा भारतवर्ष को दिया और उसके आधार पर, उसके जरिए उसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एक बिखरे हुए हिंदुस्तान को एकजुट करने की उसने भरसक प्रयास किया, जिसमें वह सफल भी काफी हद तक रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, जो कि 1905 में सामने आया। उससे पहले तक इसके बारे में ये तो था कि उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा है, लेकिन वो कौन सा लिखा है इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी थी नहीं। उनको कई अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य और चाणक्य। ठीक है, इन्हें तीन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि तीनों नाम इसी एक ही व्यक्ति के हैं और वह है कौटिल्य। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में दिए हैं राजनीति को लेकर। ठीक है, इनमें से मैंने 4 सिद्धांत बताए थे आपके। पहला, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। देखिए, जहां पर मनु राज्य की उत्पत्ति को मानता है दैवीय सिद्धांत, क्या जहां पर मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के बारे में बात करता है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के तहत हुई है। दैवीय सिद्धांत यानी कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। ठीक है, ईश्वर ने किया है, यानी कि भगवान ने बनाया है राज्य को। ये क्या है? दैवीय सिद्धांत। तो जो मनु है वो क्या मानते हैं कि जो राज्य है, स्टेट है, उसको ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। ठीक है, और राजा की नियुक्ति ईश्वर ने की है, ऐसा मनुस्मृति में ऐसा मनु मानते हैं। ठीक है, जो उनकी जो धर्मशास्त्र है, रचना है मनु की, धर्मशास्त्र जो उनकी रचना है, उसमें मनु क्या मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के तहत हुई है। मगर कौटिल्य यानी कि चाणक्य, कौटिल्य अपनी जो पुस्तक है उनकी अर्थशास्त्र, उसमें क्लियर कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति समझौते का परिणाम है। ईश्वर ने नहीं बनाई, किसने बनाई? लोगों ने आपस में समझौता किया। वो कहता है कि प्राचीन काल में, प्राकृतिक अवस्था में लोग एक दूसरे से परेशान थे, उनके जीवन में शांति नहीं थी, एक प्रकार से लड़ाई की स्थिति थी, संघर्ष की स्थिति थी, वो परेशान थे। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए उन लोगों ने एक समझौता किया कि भैया एक आदमी को हम राजा बना देते हैं और वो राजा हमारी शांति व्यवस्था देखेगा। ठीक है, ये राजा का काम होगा। अब इसमें समझौता क्या हुआ कि भैया हम एक व्यक्ति को राजा बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग से बंदे को, और वो हमारी शांति और व्यवस्था का कार्य देखेगा। तो कहता है कि भैया इस शांति और व्यवस्था के बदले में तुम क्या दोगे राजा को? तुम्हें क्या देना है राजा को? तुम्हें देना है टैक्स। टैक्स के रूप में क्या? जैसे कि अनाज का टैक्स के रूप में अनाज का क्या? अनाज का 1/6, यानी कि जो अनाज है उसका 1/6 भाग आप किसको दोगे? राजा को दोगे टैक्स के रूप में। और अगर कोई बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, तो उसका 1/10 भाग व्यवसाय का दोगे। ये सोने चांदी है, उसका 1/10 भाग राजा को टैक्स के रूप में दोगे। तो राजा को क्या मिलेगा? यहाँ पर टैक्स मिलेगा, और उस टैक्स के आधार पर वह क्या करेगा? कर के आधार पर वह शासन करेगा, और शासन करेगा तो शांति और व्यवस्था समाज में बनाकर रखेगा, और वहां जो 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 नागरिक है राज्य के, उनके जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर करेगा और उन्हें सुरक्षित बनाएगा। तो कुल मिलाकर कौटिल्य कहता है कि राज्य का जो निर्माण हुआ है
वह लोगों ने एक समझौते द्वारा किया है, और उस समझौते के परिणाम ये हुआ कि एक राजा बनाया गया और उस राजा को एक कर्तव्य दिया गया कि वह राज्य के निवासियों की रक्षा करे, जिसके बदले में उसे क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। ठीक है, ये था कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि एक समझौतावादी सिद्धांत है। इसे क्या कहते हैं, इसे समझौतावादी, समझौता करा है, क्या करा है इन्होंने, एक प्रकार से इन लोगों ने आपस में एक समझौता करा है, कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक समझौता किया है, जिसे एक नाम और दिया गया है संविदा, संविदा सिद्धांत। कॉन्ट्रैक्ट पे, समझौते पे, एक इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जनता और राजा के बीच में, या जनता और जनता के बीच में। ठीक है, ये था राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत है, तो आप क्या कहोगे, समझौतावादी सिद्धांत है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट, कि राज्य का आंगिक, सावयवी या सप्तांग सिद्धांत क्या है। देखिए, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बहुत ज्यादा बातें की जाती है। किसके बारे में, सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, इसके बारे में बात की जाती है। कौटिल्य से पहले ये सिद्धांत मनु ने भी दिया है, मनु ने भी ये सिद्धांत दिया है कौटिल्य से पहले, और कौटिल्य भी ये सिद्धांत देता है। कौन सा, सप्तांग सिद्धांत देता है। ये सप्तांग सिद्धांत दो शब्दों से बना है, एक तो सप्त और दूसरा अंग। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा निकल के, सप्त जमा अंग। सप्त का मतलब 7 और अंग का मतलब पार्ट्स या शरीर के अंग। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो यानी कि 7 अंगों से बना सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब एक नीति, यानी कि एक ऐसी थ्योरी जो कि 7 अंगों से मिलकर बनी है। तो सप्तांग सिद्धांत का मतलब यह है कि एक ऐसी थ्योरी जो क्या 7 पार्ट से बनकर बनी है, 7 अंगों से मिलकर बनी है। तो सप्तांग सिद्धांत भी 7 अंगों से मिलकर बना है। तो ये 7 अंगों के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसे सावयवी सिद्धांत भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका, या आंगिक सिद्धांत क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने इन 7 सिद्धांतों को शरीर के अंगों की भांति महत्वपूर्ण माना है, और ये कहा है कि जिस प्रकार एक शरीर बिना अंगों के बेकार हो जाता है, अपंग हो जाता है, या फिर डेड हो जाता है, अगर कोई अंग काट दे शरीर का, या तो शरीर अपंग हो जाएगा या डेड हो जाएगा। उसी प्रकार से राज्य के ये 7 अंग होते हैं, राज्य के 7 अंग होते हैं। उन 7 अंगों में से अगर किसी भी एक को काट देंगे, या तो राज्य अपंग हो जाएगा या मर जाएगा, या वो डेड हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये 7 अंग होते हैं, जैसे शरीर के 7 अंग होते हैं, वैसे ही एक राज्य के भी 7 अंग होते हैं। उसमें कहता है कि सबसे पहला अंग है वह होता है राजा या स्वामी। वो कहते हैं कि किसी भी राज्य का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कौन सा, स्वामी या राजा स्वयं। ये किसी भी राज्य का सिर होता है, या हम कह सकते हैं शीर्ष। ये जैसे कि शरीर में सबसे ऊपर का हिस्सा क्या होता है, सर होता है ना, सिर। तो उसी प्रकार से ये भी क्या है, एक प्रकार से राजा या स्वामी किसी भी राज्य का क्या होता है, शीर्ष भाग होता है, यानी कि सिर होता है। फिर कहता है कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है राजा के बाद या स्वामी के बाद, वो होता है अमात्य। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। ठीक है, जो मंत्री होता है वो राजा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, वो होती है आंखें। वो राज्य की क्या होती हैं, आंखें। यानी कि मंत्री को किसके बराबर माना है उसने, अमात्य को किसके बराबर माना है, आंख के बराबर। स्वामी का मतलब राजा, अमात्य का मतलब मंत्री। राजा शीर्ष पे रहता है, वह सिर के समान है, और अमात्य या मंत्री आंख के समान है। अब वो तीसरा जो अनिवार्य जो अंग बताता है किसी भी राज्य का, वो कहता है जनपद। जनपद का मतलब है, जनपद का मतलब है जनता युक्त भूमि, यानी कि ऐसी जमीन जिसपे जनता रहती हो। जनपद का मतलब है ऐसी भूमि जिसपे जनता रहती हो।
तो कहते हैं कि जनपद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना किसी भी राज्य का संचालन नहीं हो सकता। क्यों? देखिए आज भी राज्य के अनिवार्य जो तत्व होते हैं, राज्य के अनिवार्य जो तत्व होते हैं उनमें हम आज के टाइम पे 4 तत्वों को कंसीडर करते हैं। कौन कौन सी? पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग और तीसरा सरकार और चौथी संप्रभुता। ये आज के समय में किसी भी राज्य के अनिवार्य तत्व होते हैं। इनमें से अगर एक भी तत्व किसी राज्य के पास नहीं है तो वह राज्य नहीं है। जैसे कि राजस्थान के पास संप्रभुता नहीं है तो राजस्थान क्या नहीं है? राज्य नहीं है। इंडिया के पास ये चारों हैं, जनसंख्या भी है, एक एरिया भी है, सरकार भी है नरेंद्र मोदी की, और संप्रभुता भी है। संप्रभुता का मतलब कोई बाहरी ताकत या आंतरिक ताकत हमारे निर्णयों में हस्तक्षेप ना करे, हमारे ऊपर कंट्रोल ना करे या हमें आदेश ना दे, ये होती है संप्रभुता। तो अशोक गहलोत सरकार जो कि राजस्थान में है उसके पास ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी सरकार आदेश दे सकती है कुछ विषयों पर। तो इस प्रकार से इसके पास संप्रभुता नहीं है राजस्थान के जो सरकार है, इसलिए राजस्थान क्या नहीं है? राजस्थान क्या नहीं है? राज्य नहीं है इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, राजनीतिक भाषा में राज्य का मतलब होता है देश। तो राजस्थान क्या नहीं है? देश नहीं है। यानी कि इसका मतलब हम पॉलिटिकल साइंस में जब भी राज्य शब्द का मतलब लेते हैं तो उसका मतलब होता है देश से, राष्ट्र से। ठीक है, तो राजस्थान क्या नहीं है? एक राज्य नहीं है, वह राज्य की एक इकाई है। यानी कि भारत एक राज्य है। भारत क्या है? एक राज्य है। क्यों है? क्योंकि उसके पास संप्रभुता है, सरकार तो है ही है नरेंद्र मोदी की, एक निश्चित भूभाग भी है क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो उसका भूभाग है, और जनसंख्या भी है लगभग 135 करोड़। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है? आज के समय में राज्य के 4 अंग होते हैं, 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। कौन कौन से 4? एक जनसंख्या, दूसरा एक निश्चित भूभाग और तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। तो इसमें भी देखिए जो निश्चित भूभाग है और जनसंख्या है, इन दोनों को कंबाइन करके कौटिल्य ने क्या कह दिया है? जनपद, यानी कि जनता, जनसंख्या युक्त निश्चित भूमि, जनपद। तो जनपद इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे क्या माना है? इसे शरीर के पैर के बराबर माना है। इनके बिना तो कोई राज्य खड़ा ही नहीं हो सकता, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्यों? बिना जनसंख्या के और बिना जमीन के कौन सा राज्य रह सकता है? जब जिसकी खुद की कोई जमीन नहीं है, जिसका खुद की कोई जनसंख्या नहीं है, तो वो कैसा राज्य है? कोई राज्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दुर्ग। अगला पार्ट कौन सा है? चौथा, दुर्ग। कहता है कि चौथा जो भाग है किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण, वो है दुर्ग, यानी कि किला। किले बहुत जरूरी होते हैं राज्य की सुरक्षा के लिए। और ये कहता है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य 4 प्रकार के किलों के बारे में बताता है, दुर्गों के बारे में बताता है। कहता है एक तो औद्योगिक, एक वन और एक ढानवन्य, और तीसरा एक पर्वत दुर्ग। देखिए, पर्वत दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों ओर पर्वत चट्टाने हो, और वन दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों ओर घने जंगल हो, औद्योगिक दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों ओर जल वगैरह भरा हो, और ढानवन्य दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों ओर मरुस्थल भूमि हो। और इन्हें क्या माना है? इन्हें राज्य का हाथ माना है। राज्य की जो भुजाएं होती हैं, बाहें, वो माना है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुरक्षा का कार्य करती है राज्य के लिए। तो एक प्रकार से ये हाथ का काम करती हैं। उसके अलावा फिर कहता है जो 5वां महत्वपूर्ण अंग है किसी भी राज्य का, वो है कोष। क्या है? कोष। कोष यानी कि खजाना, जो राजा का खजाना है ना, वो कोष बहुत इंपॉर्टेंट है। कोष के बिना बोला कुछ नहीं चल सकता। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार से किसी भी सरकार को चलाने के लिए क्या चाहिए? कोष, पैसा, धन। बोला ये क्या? ये मुख है, पैसा मुख है, यहाँ से खाते हैं ना, ऐसे ही राज्य का ये मुख है, यहाँ से वो पैसा खाता है और अपने पेट में रखता है, खजाने में रखता है, जिससे कि वह समय आने पर उसमें से निकाल के खर्चा करता रहे। तो राज्य का जो 5वां महत्वपूर्ण तत्व है, वह अंग है, वह कोष है। राज्य का 5वां महत्वपूर्ण अंग कोष। और इसे मुंह की संख्या दी गई है कि ये शरीर में जैसे मुंह होता है, खाने के लिए चाहिए, उसी प्रकार से ये
राज्य के कोष के लिए भी जरूरी है, मुख्य का काम करता है। नेक्स्ट जो छठवां जो तत्व है या छठवां जो अंग है वह है सेना या दंड। उसने दंड लिखा है, दंड का मतलब होता है सेना। दंड का मतलब यहाँ पर किसी को सजा देना नहीं है, दंड का मतलब है सेना। सेना किसी भी राज्य का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्यों? इसके बिना कोई राज्य अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता। तो ये एक प्रकार से उसका दिमाग है भैया, इसके बिना, दिमाग के बिना आदमी ज्यादा चल नहीं सकता। उसी प्रकार से सेना के बिना भी आदमी राज्य ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। फिर है मित्र। कहता है कि मित्र सातवां, कौन सा? सातवां अंग है किसी भी राज्य का और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो कहता है किसी भी राज्य के पास अच्छे मित्र होने चाहिए। वो कहता है कि देखिए राजा के पास एक तो किसी भी राज्य में एक अच्छा राजा होना चाहिए, किसी भी राज्य के पास एक अच्छा राजा होना चाहिए जिसे हम स्वामी कहते हैं। और दूसरा, उस राजा की सहायता के लिए अमात्य होने चाहिए, मंत्री होने चाहिए जो उसकी आंख बन के काम करें। और उस राज्य में एक अच्छी खासी जनसंख्या होनी चाहिए और उसकी एक अच्छी खासी जमीन होनी चाहिए। और उस राज्य को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दुर्गों का निर्माण करना चाहिए। और दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं, औदिक, वन, धानवन्य और पर्वत। यानी कि जल में भी एक दुर्ग होना चाहिए, जल में भी होना चाहिए और मरुस्थल में भी होना चाहिए और पहाड़ पे भी होना चाहिए और जंगल में भी होना चाहिए। बोले जहां पे मुमकिन हो सके उस राज्य में जैसी व्यवस्था हो उस जगह पर इनमें से दुर्ग बनवा लेने चाहिए। और सबसे जो कहते हैं जो सबसे सॉलिड दुर्ग होते हैं वो पर्वत दुर्ग होते हैं। और फिर कहता है कि पांचवा जो पॉइंट है, कहता है कि किसी राज्य के पास कोष पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अपने प्रशासन को सफल संचालन के लिए जरूरी है कि राजा के पास पर्याप्त मात्रा में कोष यानी कि पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, सेना। देखिए एक अच्छी सेना किसी भी राज्य के समृद्धि की निशानी है या ताकत की निशानी है। तो बिना सेना या दंड के कोई राज्य ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि उसे सुरक्षित रहना है तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग सेना, स्थायी सेना रखनी चाहिए। तो यहाँ पर कौटिल्य प्रत्येक राज्य को नसीहत देता है कि अपनी एक स्थायी सेना रखें, वो भी विशाल और वो भी सुदृढ़ और शक्तिशाली सेना का निर्माण जरूरी है और उसे रखना जरूरी है। और कहता है कि किसी भी देश के लिए यह जरूरी है, किसी भी राज्य के लिए जरूरी है कि वह अपने मित्र बनाकर रखे अड़ोसी पड़ोसी में, जो उसकी मुसीबत के समय उसकी सहायता के लिए आ सके। तो इस प्रकार के राज्यों से उसकी मित्रता होना आवश्यक है। ये कान के बराबर होते हैं, जैसे कान होते हैं किसी मनुष्य के, जो कुछ भी गलत लगे तो सुन लेते हैं। और उस प्रकार से कान की संख्या मित्र को दी गई है। तो सातवां में क्या है? मित्र। तो ये इसी सीक्वेंस में है। पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सेना या दंड और सातवां मित्र। ये इसी सीक्वेंस में आते हैं। और सातवां कौन होता है? मित्र होता है। अब हम बात करते हैं मंडल सिद्धांत की। देखिए मंडल सिद्धांत हमने मनु में भी पढ़ा था, वही मंडल सिद्धांत है। 12 राज्य होते हैं और जो क्या नाम है, जो कौटिल्य का जो राज्य है वो क्या कहलाता है यहाँ पे? विजिगीषु, ठीक है। और इसके जो बगल के राज्य होते हैं वो इसके शत्रु होते हैं और उनके बगल के राज्य इसके मित्र होते हैं और उसके बगल के राज्य शत्रु होते हैं। तो ऐसे ही बगल में जो राज्य होता है विजिगीषु के, वो शत्रु होता है और शत्रु के बगल वाला मित्र होता है। तो जो मंडल सिद्धांत वहां था वही सेम मंडल सिद्धांत यहाँ पर है। और फिर ये षाटगुण्य नीति। षाटगुण्य नीति का मतलब ये है कि ये 6 नीतियां हैं जो कि विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। वही संधि, विग्रह, यान, ये सब वगैरह, ठीक है, युद्ध वगैरह। तो ये वही है दोनों, मंडल सिद्धांत और षाटगुण्य नीति सेम वही है, मनु वाली। तो इसमें कुछ समझाने का है नहीं है। इसमें जो नहीं समझाया था वो था, मैंने जो समझाना बाकी था वो था राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और आंगिक सिद्धांत राज्य का, या हम कह सकते हैं सप्तांग सिद्धांत। ये 2 पेन थे, बाकी ये 2 तो वही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बस, थैंक यू।